गुड मॉर्निंग। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत है। विज्ञान के इस कक्ष में आज हम नवीन एक जानकारी लेने वाले हैं। जो हमारा ये चैप्टर चल रहा था परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, इसी का हम आगे टॉपिक ले रहे हैं, गुणों में आवर्तिता। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसी पर इसको बताया हुआ है। यानी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जो तत्वों की व्यवस्थाएं बताई थी वो विभिन्न तरीके से हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ एक सामान्य जानकारियां इसमें लेते हैं कि गुणों में आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति। उन्होंने ये कहा था, मेंडलीव ने ये कहा था कि जब किसी तत्व की खोज हो गई है, उस तत्व को किसी सारणी में सारणीबद्ध करना है, तो उसको हम परमाणु भार के आधार पर उनका निर्धारण करते हैं। यानी परमाणु भार के द्वारा जो उनकी आवर्ती फलन हो रहा है उसी आधार पर हम उसको एक निश्चित स्थान पर जगह दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गुणों में आवर्तिता यानी किस प्रकार से उनकी आवर्ती हो रही है, उनकी गुणन हो रही है, उस स्थिति में हम कुछ एक गुणों को ध्यान में रख करके हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है वास्तव में उस परमाणु में क्या होता है। कोई भी तत्व का परमाणु है, उस परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, बाहर कक्ष होते हैं, उन कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणु भार का मतलब क्या होता है। परमाणु भार क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है उसका जोड़ परमाणु भार कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसलिए इसका जो केंद्र होता है उसको धनावेशित माना जाता है, जो हमने रदरफोर्ड वाले में भी देखा था। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, जो एक निश्चित कक्ष बने हुए हैं उस कक्ष के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी स्वयं की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से ही वो घूमते रहते हैं। ये कक्ष का निर्धारण भी Kl, Mn इस प्रकार से किया जाता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी इससे ऊपर की जानकारी हम लेते हैं कि जो हमने वर्ग है या आवर्त है वो देखा कि आवर्त का मतलब क्या होता है। आवर्त सारणी में इस प्रकार से बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वो हमारे वर्ग होते हैं। ये चीज देखी। तीसरा हम देखें कि इसकी त्रिज्या यानी परमाणु की त्रिज्या जो उसके परमाणु के आकार को निर्धारित करेगी। ये हमारा नाभिक है। नाभिक का जो केंद्रीय भाग होता है वहां से जो कक्ष बने हुए हैं वहां तक की दूरी, जैसे मान लिया ये एक पूरा परमाणु है तो यहाँ तक नहीं लेकर के हम क्या करेंगे, इसके यहाँ तक की जो ये दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इसकी त्रिज्या कहेंगे। इस त्रिज्या के आधार पर ही इस परमाणु का आकार डिसाइड होता है। ये चीज ले ली। चौथी हम देखते हैं कि जो ये कक्ष होते हैं उन कक्ष में हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के द्वारा लिए जा रहे हैं, उस आधार पर हम इसमें धनायन है या ऋणायन है उसका डिसाइड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उस परमाणु के ऊपर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, कोई भी परमाणु उदासीन है तो उसका मतलब क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक ये परमाणु लिया, इस परमाणु के पास में 9 इलेक्ट्रॉन थे। इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो 9 इलेक्ट्रॉन है इसकी अगर हम व्यवस्था देखें तो Klm एक सूत्र होता है 2n², यानी कक्ष जो है उनमें इलेक्ट्रॉन को भरने की स्थिति। पहला कक्ष होगा यानी n की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 × 1 की घात 2, यानी टोटल कितने आए? 2। दूसरा कक्ष है तो उसके अंदर 2 × n की जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। तीसरा हम कक्ष ले तो 2 × 3 की घात 2, n का मतलब क्या है? कक्ष की संख्या। तो ये कितना आ गया? 3 × 9, 9 दूना 18। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं।
अब हम देखते हैं जैसे ये 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए इसकी व्यवस्था को देखिए। पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दूसरे में कितने लेंगे? 8 लेंगे, यानी पहला कक्ष 2 है, दूसरे में 8 है, टोटल कितने हुए? 10 है। और इसके पास में क्या है? 9 है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे, एक कम। ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा? इस अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा या फिर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ऐसी स्थिति में जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने हैं उसमें तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रॉन जितने कम लिए जाएंगे उतना ही उसको कम ऊर्जा खपत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब जितने कम इलेक्ट्रॉन लिए जाने हैं या दिए जाने हैं उसकी बजाय जितने अधिक इलेक्ट्रॉन देने हैं या लेने हैं ऊर्जा की मात्रा बहुत कम खर्च होती है। अर्थात अधिक इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए, कम इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऊर्जा का मान कम चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा ऊर्जा वाला काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये भी क्या कर रहा है? कम ऊर्जा खर्च करके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में क्या हुआ? इसके पास में प्रोटॉन कितने थे? 9 थे, और इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? पहले 9 थे, अब एक और ले लिया तो क्या हो गया? 10 हो गया। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ देखते हैं। प्रोटॉन यानी धनावेशित 10 है और 9 है, ये धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन के ऋणावेशित है। अब उसकी संख्या कितनी होगी? 10 हो गई। ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब इसमें से इसको हटाते हैं तो क्या बचा? माइनस का 1 बचा। अर्थात वो जो परमाणु है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर अब क्या आ गया? ऋणावेश आ गया, यानी माइनस का बचा ना, तो -1 इसके द्वारा दर्शा दिया जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉनों की ऐसे ही होगी, देना है या लेना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो वो माइनस में आएगा, और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो वो क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन आने जाने हैं वो भी इसी में जुड़ा हुआ है। आवर्तिता सिद्धांत में या आवर्तिता गुणों की आवर्तिता है, उनको हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये अपनी पुनरावृत्ति करवाता है। एक चीज तो ये देखिए। दूसरे हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनको तो हम कहते हैं वर्ग, यानी ये ऊपर से नीचे है, ये तो वर्ग है। दाएं से बाएं यानी ये लेटे हुए जो है मेंडलीफ आवर्त सारणी में हमने देखा था, ये है आवर्त। जब ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो एक एक कक्ष बढ़ता है। पहले वाला हुआ हाइड्रोजन वाला, उसमें एक कक्ष था, फिर दूसरा लिथियम वाला आया, उसमें 2 कक्ष हो गए, फिर तीसरा सोडियम का आया, उसमें क्या हो गए? कक्ष और भी बढ़ गए, यानी 3 कक्ष हो गए। हाइड्रोजन में 1 था, इसमें 2 हो गए और इसमें 3 कक्ष हो गए। अब इनको अगर हम देखें कक्ष की बढ़ती हुई संख्या में, इनकी त्रिज्या देखिए। यहाँ पर 1 कक्ष, फिर यहाँ पर 2 कक्ष आ गए, यानी त्रिज्या और बढ़ गई, फिर 3 कक्ष आ गए तो त्रिज्या और भी बढ़ गई। कहने का मतलब कि ये जो स्थिति है, ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं, एक एक कक्ष जुड़ने से त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। त्रिज्या बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, परमाणु आकार। त्रिज्या बढ़ गई, पहली स्थिति। दूसरी, यदि ये हम त्रिज्या को ले रहे हैं, त्रिज्या का आकार है या त्रिज्या जो आकार परमाणु का आकार ले रहे हैं, परमाणु आकार बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में इसके अंदर एक बल और कार्यरत होता है। वो बल कैसे होता है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताती हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर 4 प्रोटॉन है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक है, धनावेशित है, और ये कक्ष है जिनके ऊपर यहाँ पर 2 ही लेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहला कक्ष है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर भी हमने 2 ही दिए। फॉर एग्जाम्पल हीलियम का है। इस स्थिति में इसका जो परमाणु आकार होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा?
यहाँ तक, यानी पहला कक्ष जो कि पूरित है। दूसरी स्थिति इसकी ये देखते हैं कि ये धनावेशित वाला नाभिक वाला है, ये कक्ष वाला है। नाभिक वाला क्या करेगा, यानी ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस वाला क्या करता है, माइनस वाले को अपनी तरफ खींचता है, या माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता है, विपरीत चार्ज है। तो ये नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जैसे ये आकर्षण कम होता है, ये आकर्षण बढ़ता है, तो उसकी साइज क्या होती है, कम होती है। किसकी, ये थोड़ा इधर की तरफ चला जाएगा। ये स्थिति जब आती है, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचना है आकर्षण बल के द्वारा, वो कहलाता है प्रभावी नाभिकीय बल। प्रभावी नाभिकीय बल, नाभिकीय आवेश भी कह सकते हैं। ये जो बल होता है, ये एक तो होता है वास्तविक, एक होता है प्रभावी। वास्तविक क्या होता है, जो सिर्फ इसके द्वारा लगाया जाएगा, यानी नाभिक के द्वारा। और प्रभावी क्या होगा कि इसका लग रहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जितने संख्या में होते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर धकेलेंगे। तो ये प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, इस नाभिकीय आवेश जो है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही क्या करेंगे, अंदर वाले जो नाभिक है वो क्या करेंगे, उसको खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तविक जो नाभिकीय आवेश होता है उससे कम मान इसका रहता है, किसका, प्रभावी नाभिकीय आवेश वाली स्थिति में। यानी ये बल जो कार्यरत होता है, ये चीजें इसलिए बता रहे हैं, आगे इसमें काम में आने वाली है इस आवर्तिका में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब हम वर्ग की बात करें ऊपर से नीचे की तरफ, तो जैसे जैसे ये कक्ष बढ़ते हैं, परमाणु के आकार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। परमाणु आकार या परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब इसका मान कम होगा और परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब हम आवर्त की बात करें तो आवर्त में क्या होती है ये स्थितियां, इसको और एक बार देख ले कि आवर्त में हम देखते हैं कि हम बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है, बढ़ेगी, न कि कक्ष बढ़ेंगे। इसमें तो कक्ष बढ़ रहे थे इस प्रकार से, लेकिन इसमें क्या है, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बढ़ती है। पहले में एक है, फिर दूसरा आया उसमें दो हो गए। जैसे लिथियम है, लिथियम में क्या थी, तीन संख्या थी इलेक्ट्रॉन की, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तीसरा ये हो गया। लिथियम के बाद में हम बेरिलियम की बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 हो गए। यानी पहले वाले कक्ष में 2 थे, फिर 1 हो गया। अब बेरिलियम में क्या हो रहा है, 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर बेरिलियम से आगे बात करें हम बोरोन की, तो ये 5 नंबर का तत्व है, 5 नंबर का तत्व है, तो इसके पास में क्या हो जाएगा, संख्या इस प्रकार से हम ले। तो पहले वाले में 2 थी और अब संख्या कितने हो गए, 5 हो गए। दूसरे वाले में कितने आ गए, 3 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो। कहने का मतलब कि हम इधर जा रहे हैं तब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, न कि कक्ष बढ़ रहे हैं जैसे कि इस आवर्त में बढ़ रहा था। इधर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं। लास्ट में हमारे पास में फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। यानी पहले वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और लास्ट वाले में कितने बचेंगे, इसके पास में 7 है। तो 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। परमाणु त्रिज्या, इधर हम आवर्त में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। परमाणु त्रिज्या घट रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे इसके ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, आवेश के द्वारा जो
बल है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसमें, कक्ष में बढ़ रहे थे, नाभिका परमाणु त्रिज्या बढ़ रही थी, तो ऐसे स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन इधर क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। अब हम इससे संबंधित जो हमारे आवर्तिता के गुण हैं उनको लेते हैं। सबसे पहले अभी जो त्रिज्या बताई थी उससे की बात करते हैं। सबसे पहला गुण है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या थी अभी बताया था, ये परमाणु त्रिज्या, ये परमाणु की आकार को डिसाइड करती है। तो आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान क्या था, घट रहा था। ये क्यों घट रहा था, वो नाभिक के आवेश के कारण ये क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, घटती है। जबकि वर्ग में कक्ष की संख्या बढ़ने पर, यानी ऑर्बिट की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। दूसरा, परमाणु त्रिज्या इधर घट रही है, नाभिकीय जो प्रभावी नाभिकीय आवेश या बल है वो क्या हो रहा है, कम हो, सॉरी ये घट रही है तो वो बढ़ रहा है। एक दूसरे के पैरेलल नहीं चल करके व्युत्क्रम स्थिति में चलते हैं। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, प्रभावी नाभिकीय आवेश की। ठीक है, ये स्थिति इसके द्वारा हम दर्शा सकते हैं। आवर्तिता किसके, परमाणु त्रिज्या से संबंधित एक आवर्त में और एक वर्ग में किस प्रकार से ये अपने गुणों को दर्शा रही है। परमाणु त्रिज्या की जो आकार है उस आधार पर परमाणु त्रिज्या है उसके साइज के आधार पर उसका आकार कैसे डिसाइड हो रहा है। दूसरा हम लेते हैं इसका आयनिक त्रिज्या, यानी ये तो परमाणु त्रिज्या थी और दूसरा है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, उदासीन परमाणु है, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यानी इसके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, उसको निकाल देगा। ये निकालेगा तो प्रोटॉन तो 11 ही है और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसके पास में अब 10 हो गए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, यानी एक इसके पास में प्रोटॉन अधिक है। तो ऐसे स्थिति में यदि इसके परमाणु साइज को देखें तो वो क्या होगी, जैसे ये उदासीन है तो उदासीन के जो परमाणु साइज है उससे ये बहुत छोटी रह जाएगी, यानी इसकी साइज बड़ी रहेगी और इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटा सा बनाकर बता देती हूँ जिससे क्लियर रहे। इसकी साइज क्या हो जाएगी, परमाणु आकार कम हो जाएगा। अब इसको हम परमाणु आकार नहीं कहेंगे, इसको आयनिक त्रिज्या कहा जाएगा। आयनिक त्रिज्या क्या हो गई, कम हो गई। आयनिक त्रिज्या कम हो गई इसका मतलब अब नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति हम देखते हैं, जैसे क्लोराइड है, ये क्लोराइड जिसके अंतिम कक्ष में 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने क्या बना दिया, Cl-, यानी प्रोटॉन तो इसके पास में 17 ही है, प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसके पास में 18 हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। जैसे इसका उदासीन परमाणु था उसकी साइज बड़ी थी इस आयनिक से, अब क्या हो जाएगा कि इस उदासीन की साइज तो रह जाएगी छोटी
और इसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी। क्यों? क्योंकि इसकी आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी तब हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी हमने इसमें भी देखा था। तीसरा हम लेते हैं, दो तो ये हो गए, तीसरा हम लेते हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी ये क्या होता है कि कोई भी गैसीय परमाणु है, ये है गैसीय स्थिति में है, ये ऊर्जा को ग्रहण करेगा और ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन इसका निकल करके इससे क्या बन रहा है, धन आयन बनेगा। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो प्रोटॉन की संख्या तो एजिट है और अब क्या हो जाएगा, इसका धन आयन बन जाएगा। इसने ऊर्जा ली और इस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, आयनन एंथैल्पी। और ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसको प्रथम आयनन एंथैल्पी कहा जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसको द्वितीयक एंथैल्पी। तीसरा त्यागेगा यानी एक इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए यानी निकाल दिए और फिर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसको तृतीयक आयनिक आयनन एंथैल्पी कहा जाएगा। इनका मान हमेशा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी एक को निकालेंगे और फिर दूसरे को निकाल रहे हो तो दूसरे को जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उस समय इससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तीसरे को यहाँ से मुक्त करेगा तो इसको और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आयनन एंथैल्पी इसमें मान बढ़ रहा है। एंथैल्पी है यानी ऊर्जा है। इस ऊर्जा का अगर हम मापन करें तो मापन किस में करेंगे, मोस्टली हम ऊर्जा को किलो जूल में लेते हैं, किलो जूल कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा किलो कैलोरी कह सकते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन है, निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, यानी ये इसकी मापक इकाइयां हैं जिसके आधार पर इसका मापन किया जा सकता है। समझ में आया? इसमें यदि हम आवर्त की बात करें यानी बाएं से दाएं की तरफ की बात करें तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो ये एंथैल्पी है इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे की बात करें तो एंथैल्पी का मान क्या होगा, उसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाएगा। जितना वो अंतिम कक्ष में मौजूद है इलेक्ट्रॉन, उसको उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी, यानी बाह्यतम कक्ष को खाली करने के लिए। चौथी इसमें है, ये तो था धनावेश से जुड़ा हुआ। अब चौथा है लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन चौथी इलेक्ट्रॉन लब्धि यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, अर्थात धनायन को बनाने के लिए कोई भी गैसीय परमाणु है ये ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करके ये क्या कर रहा है, पहले वाले में तो क्या हो रहा था, आयनन हो रहा था यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा था। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में उसके द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी। पहले में ऋणावेश बन रहा था, सॉरी धनावेश बन रहा था और अब इसमें क्या होगा, ऋणावेश बनेगा और साथ में इसके द्वारा ऊर्जा मुक्त की जाएगी।
उस ऊर्जा को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ने से और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन जुड़ने से प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा, बढ़ने से उसमें इजीली जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो बढ़ती जाएगी, जिससे वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है या उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो मान दिखाना है उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इधर हम जाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब इसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। पांचवा इसमें है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है कि कोई भी सहसंयोजी बंध है, जैसे हाइड्रोजन है। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। एक तो होता है आयनिक बंध, जो कि सिर्फ आयनों के बनने के बाद में ही बनता है। एक तत्व तो इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ही ऐसे हो दो परमाणुओं के बीच में कि वो पूरी तरह से ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इनके बीच में एक समझौता हो जाएगा, एक साझेदारी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में ही रहे और दोनों का जो अष्टक सिद्धांत अंतिम कक्ष में अष्टक पूरा करना है वो अष्टक भी पूरा हो जाए। जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में पहला कक्ष होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करेगा? पहले कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या कर रहा है? अपने ही समान हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। इनके बीच में एक सहसंयोजी बंध बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब इन दोनों के बीच में ये सहसंयोजी बंध बन रहा है तो ये सहसंयोजी बंध से क्या अभिप्राय है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन ना तो पूरी तरह से लिया गया है ना ही पूरी तरह से दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं कि जब ये परमाणु समान नहीं है, ये तो हाइड्रोजन दोनों क्या है? समान है। यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें या कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ना देता है ना ही पूरी तरह से लेता है। लेकिन जब इनकी ये स्थिति देखते हैं कि ये किस प्रकार से इनमें साझेदारी कर रहे हैं, उस आधार पर कार्बन तो सोचेगा कि इलेक्ट्रॉन को मैं ले लूं, हाइड्रोजन सोचेगा इलेक्ट्रॉन को मैं ले लूं, यानी अपनी तरफ आकर्षित करने की इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे। ये जो स्थिति होती है वो इसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जब 2 अलग अलग परमाणु है उनके द्वारा खींचा जाना है वो क्या कहलाता है? विद्युत ऋणता कहलाता है। अब ये विद्युत ऋणता भी क्या है? आवर्त में देखें या वर्ग में देखें तो जैसे अभी हमने परमाणु आकार लिया था कि परमाणु आकार घटेगा तब क्या हो जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। और ये विद्युत ऋणता सहसंयोजी बंध से है तो ये विद्युत ऋणता भी क्या होगी? जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता है, आकार घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो ये इसका मान भी क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर एक कक्ष बढ़ता है तो उसके द्वारा जो सहसंयोजी बंध बनाने की प्रक्रिया है वहां पर किसी भी परमाणु के द्वारा वो क्या हो जाएगी? उसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है, इसलिए विद्युत ऋणता का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हो।
हम आशा करते हैं कि जब नेक्स्ट अपनी मीटिंग होगी यहाँ महाविद्यालय में, तब आप बहुत अच्छे से तैयारी करके लाएंगे। कुछ होमवर्क वगैरह की जो शीट है वो भी आपको दी जाएगी, जिससे आप बैठ करके घर पर वो होमवर्क कीजिएगा डेट वाइज, और फिर जब भी हम मिलते हैं तो वो होमवर्क के साथ में आप हमारे सामने रखोगे। धन्यवाद।